सो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स विद डिफरेंशियल रिले एंड परसेंटेज बायस्ड डिफरेंशियल रिस्टेनिंग रिले। ठीक है, सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बट द हेडिंग इज प्रॉब्लम्स विद डिफरेंशियल रिले। सो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका बेसिक समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर, जिसका रेशियो है N1:N2। ठीक है, देन हमारे पास इसकी जो ट्रांसमिशन लाइन का या कह सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, और जो पावर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है वहाँ पर CT1 और CT2 लगे हैं, जिनकी प्राइमरीज को हमने लाइन में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, देन इन दोनों की सेकेंडरीज होंगी हमारे पास, और इन सेकेंडरीज को हम कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं एक्स्ट्रा जो CT1 है वो है आपका 1:N1 रेशियो का। ठीक है, और जो CT2 है वो है 1:N2 रेशियो का। ठीक है, यहाँ तक जो CT1 है उसकी प्राइमरी करंट, CT1 की प्राइमरी करंट और पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी करंट और लाइन करंट सब इक्वल है। देन जो CT2 है, CT2 की प्राइमरी करंट और पावर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट वो है I2। तो इस करंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ स्मॉल I1, और इस करंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ स्मॉल I2। ठीक है, यहाँ तक। सो अगर यहाँ मैं करंट डॉट पे इन हो रही, देन मैं यहाँ पे करंट डॉट पे आउट कर दे रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ डॉट पे आउट है, देन यहाँ पर मैं इन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डॉट कन्वेंशन, अगर एक बाइंडिंग पर करंट इन हो रही है डॉट पर, तो दूसरे पे क्या होनी चाहिए? आउट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बढ़ते हैं। अब जरा हम यहाँ पर मैंने क्या अजम्पशन लिया हुआ है, जो पावर ट्रांसफार्मर है वो है, उसका रेशियो N1:N2 है, और जो दो CT लगे हैं उनका रेशियो है 1:N1 और 1:N2। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो अगर मैं बात करूं फॉर CT1 अप्लाई ट्रांसफार्मर रूल, अप्लाई ट्रांसफार्मर रूल। ठीक है, सो अगर मैं CT1 की बात करूं तो देखिए क्या रूल होगा। प्राइमरी में N1 कैपिटल I1 देन इक्वल्स टू N2 स्मॉल I1। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्मॉल I1 जो कि इसकी सेकेंडरी करंट, ये जो है इसकी सेकेंडरी करंट है, इक्वल्स टू N1/N2 इंटू कैपिटल I1। ठीक है, बट व्हाट इज द रेशियो? N1/N2 इज 1:N, सो इट इज 1/N1 I1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करूँ फॉर CT2 अगर ट्रांसफार्मर रूल अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या होगा। N1/I2, दिस इज फॉर प्राइमरी साइड। ठीक है, then for the secondary side I write N2/I2, and I2 is what? N1/N2 into I2. What is the N1/N2? It is 1/N2 into I2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक ना। अगर मैं रिले करंट की बात करूँ तो ये रही आपकी I1, इसका कुछ पार्ट इधर जाएगा। सिमिलरली ये रही I2 और इसका कुछ पार्ट इधर जाएगा। सो अगर मैं रिले करंट की बात करूँ, रिले करंट इज इक्वल्स टू व्हाट? I1 minus I2। देन वी हैव, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू रख दें, देन क्या होगा? I1/N1 माइनस I2/N2। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं पहली प्रॉब्लम डिस्कस करूँ, इफ CT रेशियो इज सेम, फर्स्ट प्रॉब्लम अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम नंबर 1, CT रेशियो इज डिफरेंट, CT रेशियो इज डिफरेंट। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर CT रेशियो कैसे लिया? 1:N1 1:N2। ठीक है, सो अगर CT रेशियो डिफरेंट हैं, देन एट सम कंडीशन IR इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड दैट IR इज ग्रेटर देन द पिकअप और द रीसेट और द प्रीसेट वैल्यू देन रिले में ट्रिप, बट रिले को ट्रिप नहीं करना चाहिए, रिस्टेन करना चाहिए, बट रिले आपकी
ट्रिप कर जाती है, ठीक है। बट अगर आप यहीं से देखें, इफ अगर हम बात करें, अगर सी टी रेशियो सेम है, सी टी रेशियो सेम, इफ सी टी रेशियो इज सेम, देन व्हाट हैपेंड, द आई आर इज जीरो ना, आई आर इज जीरो। क्लियर है? सी टी रेशियो सेम होगा तब क्या होगा, सी टी रेशियो सेम होगा देन 1:2 सपोज n 1:n, देन I1 और I2 इक्वल्स टू I1 और इक्वल्स टू I2, देन इसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल I1 और स्मॉल I2 क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 1। सेकंड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर सी टी रेशियो डिफरेंट हैं देन एट सम पॉइंट और एट सम कंडीशन योर रिले में ट्रिप, ठीक है, उसको रीस्टेन करना चाहिए, बट रिले क्या कर गई, आपकी ट्रिप कर गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नो फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को यहाँ पे उतार लेते हैं। रिले करंट इज इक्वल्स टू I1 अपॉन N1 माइनस I2 अपॉन N2, ठीक है। बाकी सभी रेस कर देते हैं। तो अगर मुझे ये रिले करंट जीरो चाहिए, इफ आई रिक्वायर, इफ N1 इक्वल्स टू N2, दैट आई राइट जस्ट CT1 and CT2 having 1:n 1:n ratio, that is same CT ratio, same CT ratio, and power transformer is 1:1 और N1 और N2 सेम हो, then IR is 0, then the relay current is 0, ठीक है। रिले करंट क्या होगी, 0, तो रिले क्या कर देगी, रिस्ट्रेन कर जाएगी, ये ठीक है। बट अगर हम बात करें इन प्रैक्टिकल सिस्टम, इन पावर सिस्टम वी डोंट यूज द 1:1, दैट इज 1:1 ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। और आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर है ना तो स्टेप अप करेगा वोल्टेज को, ना क्या करेगा, स्टेप डाउन, ठीक है यहाँ तक। सो इन प्रैक्टिकल सिस्टम या प्रैक्टिकल हम बात करें पावर सिस्टम को बात करें, इन प्रैक्टिकल पावर सिस्टम पावर ट्रांसफार्मर इज आइदर स्टेप अप और डाउन and we don't have same CT ratio characteristic. Done. This is your problem number exactly 1. Done. अगर मैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड की बात करूं, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है यहाँ तक। सो अगर हम प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है 1:1 नहीं होगा, CT रेशियो सेम नहीं होगा, देन योर रिले में ट्रिप। बट अगर ये चीज सेम लेंगे देन योर रिले विल रिस्टेन। तो ये पहली प्रॉब्लम आ गई ना। प्रॉब्लम अगर मैं सेकंड की बात करूं तो देखिए प्रॉब्लम नंबर सेकंड को हम कैसे डिस्कस करते हैं। मैं 2 फॉल्ट ले रहा हूं यहाँ पर, एक फॉल्ट ले रहा हूं, ये रहा आपका एक इंटरनल फॉल्ट है और एक रहा आपका एक्सटर्नल फॉल्ट। दिस इज योर एक्सटर्नल फॉल्ट, दिस इज योर F एक्सटर्नल। डन। सो फॉर इंटरनल फॉल्ट की अगर मैं बात करूं, फॉर इंटरनल फॉल्ट I2 is 0, then I2 is also 0, ठीक है। फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट ओनली स्मॉल I2 is 0, ठीक है यहाँ तक। देन फॉर इंटरनल फॉल्ट बोथ करंट आर 0, फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट स्मॉल I2 0, देन करंट ट्रांसफार्मर में सैचुरेट एंड CT में सैचुरेट एंड में ट्रिप ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 1 को कंबाइन करूं, CT रेशियो डिफरेंट है और पावर ट्रांसफार्मर का जो रेशियो 1:1 नहीं है,
इंटरनल फॉल्ट की कंडीशन अलग है, एक्सटर्नल फॉल्ट की कंडीशन अलग। तो अगर मैं इंटरनल फॉल्ट की बात करूं तो सारी की सारी जो करंट है वो कहां से जाएगी, सिर्फ CT1 के लिए जाएगी। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं CT या एक्सटर्नल फॉल्ट की, तो करंट का पाथ ये रहेगा। तो आइदर ऑफ द ट्रांसफार्मर के में सैचुरेट, और जब सैचुरेशन होगा तो आपकी जो करंट है हाई होगी, और ये करंट जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज पिकअप वैल्यू से क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। वो आपकी जो रिले है वो क्या हो सकती है, गलत ट्रिप कर सकती है। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं इन दोनों के सोल्यूशन की बात करूं, जो प्रॉब्लम नंबर 1 है और जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसके कंबाइंड सोल्यूशन की मैं बात करूं, तो पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर मैं प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 का सब कंबाइंड सोल्यूशन दूं, सोल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2, that is called percentage bias differential relay, ठीक है यहाँ तक। देन मैं प्रॉब्लम नंबर 3 को डिस्कस करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3 ना, जो प्रॉब्लम नंबर 3 है वो ये है, अगर कोई ट्रांसफार्मर जो है, सपोज जो इक्विपमेंट प्रोटेक्टेड लेना है, फॉर एग्जांपल इफ इक्विपमेंट to be protected is transformer done. Then if the transformer is energized at no load, then you all know the transformer rules. So current equals to I1 plus I2 dash. Done. Now at no load I2 0, that means I2 dash is 0. ठीक है यहाँ तक। Then your current I1 equals to only I1. Done. And this I1 is only having I0 component. Done यहाँ तक। So this current is 5 to 7 times of full load current. This current is called magnetizing inrush current. ठीक है यहाँ तक। सो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, अगर किसी नो लोड ट्रांसफार्मर को आप एनर्जाइज करते हैं, देन योर नो लोड करंट इज 5 to 7 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट, और इस करंट को जो रिले है सेंस करती है एज एन इंटरनल फॉल्ट, तो आपकी रिले जो है क्या कर सकती है, ट्रिप कर सकती है। देन अब इस जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट की वेव फॉर्म है और जो फॉल्ट की वेव फॉर्म है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है, जो मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट है उसकी वेव फॉर्म को अगर हम एनालाइज करते हैं, then that waveform consists of many harmonics component। जो हार्मोनिक्स हैं इस मैग्नेटिक इंडक्श करंट में ज़्यादा होती हैं, और जो भी हार्मोनिक है उसमें भी जो सेकंड हार्मोनिक जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा होते हैं। तो हम करते क्या है, इन हार्मोनिक्स कंपोनेंट को डिटेक्ट करने के लिए एक फिल्टर लगाते हैं। वो फिल्टर क्या करता है, वो फंडामेंटल कंपोनेंट को, करंट को तो पास करा देता है, बट जो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट इस करंट के होते हैं उनको क्या कर देता है, ब्लॉक करा देता है। देन वी रिक्वायर ए सेकंड हार्मोनिक फिल्टर। नाउ अगर हम बात करें इस फिल्टर को डिजाइन करने के लिए जो हमें चाहिए, दैट इज क्या चाहिए, एक LC सीरीज सर्किट चाहिए, क्योंकि अगर आपने बेसिक में पढ़ा हो, वी कैन मेक द फिल्टर बाई RL सर्किट, RC सर्किट। RL सर्किट और RC सर्किट से हम फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं, और अगर हम RLC सीरीज सर्किट लें देन वी कैन हैव सेकेंड ऑर्डर फिल्टर। ठीक है यहाँ तक। सो इस मैग्नेटाइजिंग इंडक्श करंट से हमारी रिले जो है गलत ट्रिप ना करे, इसके लिए हम एक सेकेंड हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग फिल्टर भी लगाते हैं। ठीक है यहाँ तक। सो इसका जो सोल्यूशन हो गया, क्या हो गया, अगर मैं इसके कंबाइंड सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन नंबर, इस सोल्यूशन की बात करूं, सो सेकेंड हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले, डन, रिस्ट्रेनिंग रिले। क्योंकि बुक्स में जो है आप अगर पढ़ेंगे तो सीधे सिंपल सी रिले दी होगी, परसेंटेज बायस्ड सेकेंड हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले। तो मैं रीजन बताना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन के बाद जो कंबाइंड रिले पढ़ाई जाती है वो ये है। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर अगर मैं
4 की बात करूं तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4 ये है, सपोज ये रहा हमारा पावर ट्रांसफार्मर और ये रहा CT1 CT2 एंड इनकी सेकेंडरीज रही ये डन। सो यहाँ पर जो CT1 और CT2 को कनेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं पायलट वायर। क्या लगाते हैं? दिस थिंग इज कॉल्ड पायलट वायर, दिस इज कॉल्ड पायलट वायर डन। नाउ पायलट वायर आर द लिंक दैट कनेक्ट्स बिटवीन CT2 एंड CT2। अगर ये CT1 और CT2 की जो लेंथ है फ्रॉम ऑपरेटिंग कॉइल टू दिस CT एंड ऑपरेटिंग कॉइल टू दिस CT अगर ये सेम नहीं है, देन we don't have the equipotential surface, we don't have equipotential surface। अगर लेंथ सेम नहीं होगी तो ये जो पायलट वायर है ये इक्विपोटेंशियल फॉर्म नहीं करेंगे। जब इक्विपोटेंशियल फॉर्म नहीं करेंगे, सपोज यहाँ पर कोई पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर कोई पोटेंशियल V2 है, देन देयर विल बी करंट, सर्कुलेटिंग करंट V1 माइनस V2 अपॉन समथिंग रेजिस्टेंट, ठीक है। सो अगर हमारी पायलट वायर की लेंथ डिफरेंट है, देन वी डोंट हैव द इक्विपोटेंशियल सरफेस, then relay may get trip, unnecessary trip। Now the solution for this problem is what? Connect series resistance connect a resistance in series with pilot wire that may restrain to your relay, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम नंबर 4 को लिख दे रहा हूं एंड सोल्यूशन को भी मैं लिख ही दे रहा हूं, ठीक है। सो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या? if the length of pilot wire is different than at relay point, equipotential is not formed, so relay may trip, ठीक है यहाँ तक। एंड सोल्यूशन इज व्हाट? सोल्यूशन क्या है आपका? सोल्यूशन ये है, कनेक्ट सीरीज रेजिस्टेंस विद पायलट वायर, ठीक है यहाँ तक। सो ये है आपके पायलट वायर। देखिए पायलट वायर को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ये रहा, लाइक दैट। यस सॉरी, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है एक्चुअली, सो रेजिस्टेंस की तरह हम इसको कनेक्ट कर देते हैं डन। सो दीज आर द वेरिएबल रजिस्टर। सो आई थिंक कनेक्ट वेरिएबल, और मैं वर्ड ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। कनेक्ट वेरिएबल सीरीज रजिस्टर, ठीक है यहाँ तक। सो प्रॉब्लम नंबर 1 से 4 तक की अगर मैं बात करूँ, इन सारी रीज़न को या इन सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास बुक्स में रिले है, या जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिले पूछी जाती है, उसका नाम है परसेंटेज बाय सेकंड हार्मोनिक रिस्टेन रिले। अब हम उस रिले को स्टार्ट करते हैं जो एग्जैक्टली हमें पढ़नी थी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक पढ़ा, आइडियल कंडीशन में रिले पढ़ी, बट प्रैक्टिकल सिस्टम और आइडियल सिस्टम में बहुत सारा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो है आपकी नेक्स्ट रिले, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय सेकंड हार्मोनिक डिस्टेंस रिले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट रिले। सो परसेंटेज बायस डिफरेंशियल रिले को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा उसमें क्या क्या चीजें हम बनाते हैं। नाउ अगेन जस्ट टेक इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड। अब ये इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड कुछ भी हो सकता है, इक्विपमेंट, ठीक है, टू बी प्रोटेक्टेड, आइदर इट इज जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार ट्रांसमिशन लाइन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये रहा CT1, CT2, CT1, CT2, their windings and their secondaries। ये रही हमारी ऑपरेटिंग कॉइल, और इस ऑपरेटिंग कॉइल के साथ हम लोग लगा देते हैं अपनी रीस्ट्रेनिंग कॉइल। अब जो ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल है, दिस इज योर रीस्ट्रेनिंग कॉइल दैट इज हैविंग NR नंबर ऑफ टर्न। बट जो ऑपरेटिंग कॉइल है दैट इज कनेक्टेड एट द मिड ऑफ
एट द मिड ऑफ दिस रिस्ट्रेनिंग कॉइल, ठीक है। तो इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है nr/2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा nr/2। और जो ऑपरेटिंग कॉइल है हमारी, दिस इज योर ऑपरेटिंग कॉइल, ऑपरेटिंग कॉइल के टर्न्स है n0, ठीक है। यहाँ तक वी हैव ऑपरेटिंग कॉइल टर्न्स n0। नाउ सेम चीज अप्लाई करते हैं। ये रही आपकी करंट स्मॉल i1, ये रही आपकी स्मॉल i2, देन वी हैव i1 एंड हियर वी हैव i2, ठीक है। नाउ दिस पर्पस ऑफ द रिस्ट्रेनिंग कॉइल इज टू व्हाट? टू रिस्ट्रेन व्हेन CT ratio is different and magnetic saturation इन सब की वजह से जो रिले गलत ट्रिप करती उन सब का ये परमानेंट सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेनिंग रिले। नाउ अब करंट की ओर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये I1 करंट है और यहाँ पर कौन सी है I2, ठीक है। तो यहाँ पर इस I1 और यहाँ पर इधर I2, डन। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं MMF की बात करता हूं। तो MMF क्या होता है? वी नो दैट MMF F इक्वल्स टू NI, दैट इज एम्पियर इनटू टर्न। अगर मैं ऑपरेटिंग कॉइल के MMF की बात करूं, F ऑपरेटिंग कॉइल इक्वल्स टू N0 I1 माइनस I2, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं ऑपरेटिंग कॉइल के MMF की बात करूं तो क्या होगा? N0 I1 माइनस I2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रिस्ट्रेनिंग कॉइल MMF, रिस्ट्रेनिंग कॉइल MF, देन अगर मैं रिस्ट्रेनिंग कॉइल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए करंट क्या जा रही है, यहाँ से I1 आ रही है इधर से और इधर से I2, तो दोनों का सम जा रहा है यहाँ। तो I1 प्लस I2 इंटू NR/2, ठीक है। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिले ऑपरेशन के लिए, तो रिले ऑपरेशन के लिए करनी चाहिए F नेट इक्वल्स टू F ऑपरेटिंग माइनस F रिस्ट्रेनिंग। फॉर रिले ऑपरेशन, रिले ऑपरेशन F नेट शुड बी ग्रेटर देन 0, और F नेट को अगर ग्रेटर देन 0 होना है तो क्या होना पड़ेगा? F ऑपरेटिंग इज ग्रेटर देन F रिस्ट्रेनिंग। तो यहाँ से आप कंडीशन लगा सकते हैं, N0 I1 माइनस I2 शुड बी ग्रेटर देन I1 प्लस I2 2 into NR, done. Now you can have I1 minus I2 upon I1 plus I2 2 greater than NR upon NR. This is your relay operating condition, done. Then we have second condition also. Second condition की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगी? For relay trip, sorry, for ये तो होगी relay trip की condition था। For restraining condition, for restrain के लिए क्या होना चाहिए? F net should be less than 0, and F not अगर less than 0 है तब क्या होना चाहिए? F operating should be less than F restraining. Then just put the values, N0 I1 minus I2 less than NR I1 plus I2 upon 2, ठीक है। यहाँ तक अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें, then I1 minus I2 upon I1 plus I2 upon 2 should be less than NR upon N0. This is your restraint condition, this is your trip condition. Now third we see, अगर हम थर्ड कंडीशन को और देखें यहाँ से, ये तो रिस्ट्रेन की कंडीशन हो गई, ये रिले ऑपरेशन की कंडीशन होगी। तो थ्रेशोल्ड की कंडीशन देख लेते हैं। एट थ्रेशोल्ड का मतलब एट द वर्ज ऑफ ऑपरेशन। तो वहाँ क्या होगा अगर आपको समझ में आ रहा है, पुरानी रिले जितनी भी पढ़ी है, एफ नेट शुड बी 0। एफ नेट 0 कब होगा? जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देन एफ ऑपरेटिंग इक्वल्स टू एफ नेट। देन वी हैव I1 minus I2 into N0 equals to NR I1 plus I2 upon 2. Then I1 minus I2 upon I1 plus I2 upon 2 equals to NR N0. So these are three condition कि ये जो है आपकी रिले ऑपरेट करेगी, यहाँ रिले ऑपरेट नहीं करेगी, और ये है एट द थ्रेशोल्ड कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? These three इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक तो मैं एक डायग्राम को इरेज करता हूँ पहले, इससे कि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। Now, so we know that from the mathematics y equals to mx line, y equals to mx line, और y equals to mx line का ग्राफ आप सबको पता ही होगा, y and स्लोप, प्रवणता, जो भी आप ढाल
जो भी पढ़ते हो, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ, हम थ्रेशोल्ड की कंडीशन को पकड़ते हैं यहाँ पर। तो थ्रेशोल्ड की कंडीशन क्या है, I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2 अपॉन 2 इक्वल्स टू NR अपॉन N0। डन। सो आई कैन जस्ट राइट I1 माइनस I2 इक्वल्स टू NR अपॉन N0 I1 प्लस I2 अपॉन 2, ठीक है। नाउ आई कॉल्ड दिस करंट एज डिफरेंशियल करंट, दिस करंट एज कॉल्ड डिफरेंशियल करंट, डिफरेंशियल करंट, ठीक है यहाँ तक। देन आई कॉल इट एज एवरेज रिस्ट्रेनिंग करंट, एवरेज रिस्ट्रेनिंग करंट। देन आई कॉल इट, according to mathematics, this is your y axis, this is your x axis, then this is your what, slope, this is your slope, ठीक है यहाँ तक। अगर ये slope है आपका, then we have characteristic like that, this is your differential current I1 minus I2, then we have I1 plus I2, the average of restraining current, and the slope is what, this is your slope, ठीक है यहाँ तक। slope equals to what, NR अपॉन NO, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, ये जो रीजन है, दिस रीजन, अगर मैं बात करूँ, ये जो रीजन है हमारा, ये है लेस देन 0 का, ये है t ग्रेटर देन 0 का, एंड दिस पॉइंट इज t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर रिले क्या करेगी, रिस्ट्रेन करेगी, यहाँ पर क्या रिले करेगी, ट्रिप करेगी, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड करेगी, ठीक है यहाँ तक। सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, परसेंटेज बायस्ड डिफरेंशियल रिले। बस इस रिले में जो हमने सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट हैं, इसको रिस्ट्रेन करने के लिए या फिल्टर आउट करने के लिए, या कह सकते हैं इंडस करंट को में जो सेकंड हार्मोनिक कंटेंट है उस पर रिले आपकी ट्रिप नहीं करे, वो कंपोनेंट हमने यहाँ नहीं दिखाए फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो और समझ लीजिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो बनेगा, या मैं कंक्लूजन ही के फॉर्म में लिख देता हूँ, कंक्लूजन नंबर 1। तो पहला कंक्लूजन लगेगा, रिले ट्रिप की कंडीशन क्या है यहाँ पर। तो ट्रिप की सिंपल सी कंडीशन है I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2 अपॉन 2 ग्रेटर देन NR अपॉन NO, ठीक है। देन सेकेंड, एट रिस्ट्रेन कंडीशन क्या होगी, रिस्ट्रेन कंडीशन जो होगी होगी I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2 अपॉन 2 शुड बी लेस देन NR अपॉन N0। देन थर्ड कंडीशन क्या होगी आपकी, थ्रेशोल्ड की कंडीशन क्या होगी, थ्रेशोल्ड की जो कंडीशन है वो I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2 2 इक्वल्स टू NR अपॉन NO, ठीक है। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर पूछा जाता है बायस क्या होता है। तो बायस की अगर मैं डेफिनेशन दूं, बायस क्या, बायस इट इज डिफाइंड as the ratio of differential current to the average restraining coil current, ठीक है यहाँ तक। so we have bias equals to what, I1 minus I2 upon I1 plus I2 upon 2 into 100, ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं कुछ यहाँ से कंक्लूजन और निकाल दूँ, देखो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल फॉल्ट, फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट स्मॉल I2 is 0, ठीक है। वी हैव सीन स्मॉल I2 is 0, देन वी हैव परसेंटेज बायस इक्वल्स टू I1 माइनस 0 अपॉन I1 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 100। सो I1 से I1 तो मुझे कैंसिल आउट दिखाई दे रहा है, देन दैट वैल्यू इज 200%, ठीक है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक। सो फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट योर परसेंटेज बायस इज व्हाट, 200%। सिमिलरली अगर मैं इंटरनल फॉल्ट की भी बात करूँ तो इंटरनल फॉल्ट में क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है, सिर्फ एक्सटर्नल फॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ I2 0 होता है, बट I2 0 नहीं होता है, ठीक। इंटरनल फॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल फॉल्ट में आपका I2 भी 0 होगा और स्मॉल I2, तो वहां भी परसेंटेज बायस कितना होगा, 200% होगा। फिफ्थ पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूं, इसमें कम्पिटिटिव पॉइंट के हिसाब से यहां से पूछा जा सकता है कि स्टेबिलिटी रेशियो क्या होता है। तो स्टेबिलिटी रेशियो जो है, सिंपल स्टेबिलिटी रेशियो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फॉल्ट करंट ड्यूरिंग एक्सटर्नल फॉल्ट टू द मिनिमम फॉल्ट करंट ड्यूरिंग द इंटरनल फॉल्ट। सो इट इज जस्ट सिंपल द रेशियो IF max
into external fault upon IF minimum during internal fault. So this is all about the theoretical point of view or the derivation point of view of परसेंटेज बायस डिफरेंशियल रिले. तो यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे और होपफुली आप सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से अटैम्प्ट भी कर पाएंगे. ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ.